है लीजिए प्रस्तुत है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहर के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिसकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोट वालों की बोली का मरहम लगावें। जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ पर चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले से कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थित करते हैं, कभी उनके गुप्त वह अंगों से डॉक्टर को जलाने वाला परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, तो कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों चिथड़ चिथ कर अपने ही को सताए हुए है और संसार भर की गिलानी और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर से उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरो भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफेद फेंटो खच्चरों और बतकों गन्ने खूमचों वालों के जंगलों से राह खेत है। क्या मजाल है कि जी की और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ जलती ही नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चिटौनी देने पर भी लीक से न हटती, तो उनकी वचनावली के नमूने हैं। हट जाओ जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तुझे भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों, उसके ढीले सुथने से जान पड़ता है कि दोनों सिक्के हैं। वह अपनी मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता ही न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? आतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के आया हूँ, उनका गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा लेने देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसी ही हंसी चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं मेरे यह रेशम का कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीधली रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले को दो की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नन्हा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। होश में आओ, कयामत आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफा उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटने फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा।
उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहा कि एकदम लौट आवें, बंदूक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से ही निकल जाओ, पत्ता तक न खुद के, देर मत करो। हुक्म तो यही है कि यहीं ऐसी की तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म है जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है। हुक्म मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसके सिगड़ी के पास जाकर रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथों से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन को दे मारा और साहब आंख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोले, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी है। ये कि सीखा है कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा है कि जगाधारी जिले के नील गाय होती है और उनके 2-4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा है कि मुसलमान खानसामा मूर्ति पर जल चढ़ाने जाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब गोते पर चढ़ते हैं। यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लेफ्टिनेंट साहब ने पतलून की जेबें तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने का ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाकू बाबू पोलू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब के पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या? लहना सिंह में उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। बंदूक लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध दी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ पहले ही धावे में रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ के थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आए। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा। धड़ाधड़ बंदूकों के फायरों में जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर 2 चक्करों में
पाटों के बीच आकर पिस गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीनें पिरोना शुरू कर दी। एक कलकारी हुई, अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाह गुरु दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा। सत्य श्री अकाल। पुरुष लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली लग आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ही नहीं हुई कि लहना के दूसरे घाव भारी घाव लगा था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसने प्रकाश में से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छही नाम सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणों परदेसानियां कहलाती थी। वजीर सिंह कह रहा था कि मैं कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ रहा था, दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुना और कागजात फाड़कर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर आए और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर जा पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए और दूसरी में लाश रखी। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ पर पट्टी बंधवाई। नचाही बोध सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोदा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में चले जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ियां तो आती ही होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीर सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोदा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी जी, ओहरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिखना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोदा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा है? साथ ही चल घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा था वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरे कब्रबंद खोल दे। तर हो गया। मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। तब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई? वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा और कहा कल हो गई। देखते ही नहीं रेशम का फूलों वाला सालू। यह सुनते ही लहना को दुख हुआ, क्रोध हुआ और क्यों वजीर सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। लहना 77 राइफल के जमींदार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया था। वहीं रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं बोदा सिंह की लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का रास्ते में घर पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े से निकल कर आया और बोला, लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, मिल जा, आजा।
लैना भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लैना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई। धत, कल हो गई। देखते नहीं? रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में बाहों की टकराहट की मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का गाह बह निकला। वजीरा, पानी पिला दे। उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी जी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हमें तमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी। जो मैं सूबेदार जी के साथ चल जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी न जिया। सूबेदारनी जी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर के पास बैठा खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दे, उसने कहा था। लैना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैना फिर चुप रहा और फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझा। हाँ भैया, मुझे ऊंचा कर लो, अपने पट पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसा ही किया। अब ठीक है, हाँ पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह मालूम, आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा, उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घावों में से मरा। नंबर 77, सिख राइफल जमादार लहना सिंह। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।